नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं गुजरात चुनाव में बीजेपी के महाअभियान के बारे में। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का आज का धुआंधार प्रचार बताता है कि बीजेपी गुजरात को लेकर गंभीर है। बीजेपी गुजरात की जीत को बहुत बड़ी जीत बनाने में जुटी है। बीजेपी अपने विजय महाअभियान के विजय को बदलने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। आज बीजेपी ने एक साथ 80 से ज्यादा सीटों पर अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उसकी पूरी फौज एक साथ गुजरात चुनाव में डट गई है। साफ संकेत हैं कि बीजेपी गुजरात चुनाव में एक मॉडल क्रिएट करना चाहती है जो आगे मिसाल बने, साल 2024 की राह आसान करे। क्या गुजरात महाविजय के लिए बीजेपी का मेगा प्लान? आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा बीजेपी का मेगा प्लान कैसे विरोधियों की चुनौती बढ़ा रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की तनातनी की खबर आती रहती है। इन दोनों के बीच अमेरिका एंट्री तनाव बढ़ाती रहती है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, ये बात अमेरिका जानता है। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से कोई परहेज नहीं दिखता। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद अमेरिका दुनिया को दूसरे युद्ध का खतरा दिखाता रहा है। अमेरिका ने जैसे ही नॉर्थ कोरिया को धमकाया, किम जोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किम जोंग ने जवाब में फिर बम बरसा दिए। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की तनातनी का पूरा अपडेट आज मैं आपको दूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से भड़क गया है। पोलैंड पर गिरे मिसाइल से माहौल बिगड़ा। यूक्रेन की पैंतरेबाजी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को एक बार फिर से नाराज कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। साउथ ओडेसा और निप्रो शहर को अपना निशाना बनाया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पावर डिफेंस प्लांट को भी निशाना बनाया। और रूस यूक्रेन का युद्ध का जो ताजा अपडेट है वो आज मैं आपको दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति में गुजरात चुनाव बेहद खास माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तान की दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी गुजरात चुनाव काफी ज्यादा अहम है। गुजरात चुनाव में हर किसी के लिए कुछ न कुछ नया करने का है और कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपना सियासी दम दिखाती है, अपना विस्तार दिखाती है और सबसे बड़ी बात, अपने सबसे बड़े ब्रांड मोदी की चमक गुजरात हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ गुजरात चुनाव में बीजेपी खुद परखती है, अपनी कमजोर कड़ियों पर जोर कर तोड़ कर हटाती है। पार्टी के अंदर अनुशासन वाला तंत्र मजबूत बनाती है और यही मौका है जब भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में फैले अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को अपने गौरवशाली गुजरात मॉडल से कनेक्ट करती है। वहीं विपक्षी खेमे के लिए भी गुजरात चुनाव एक मौका होता है अपने सबसे बड़े सियासी विरोधी को समझने का, उसकी ताकत को समझने का। तेजी से विस्तार लेती भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खंगालने का
गुजरात मॉडल की काट आजमाने का, गुजरात मॉडल की काट तलाशने का सबसे अच्छा मौका गुजरात चुनाव ही माना जाता है। साल 2022 के गुजरात लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश अपने चरम पर है। 17 तारीख का इंतजार खत्म हुआ। सभी सियासी पार्टियों ने अपने बेस्ट कैंपेन मोड में आ गई। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए नाम वापसी की तारीख 17 नवंबर थी। 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 17 नवंबर को पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। नामांकन से जुड़े काम खत्म हो गए। अब चुनाव प्रचार की बारी है। अब वक्त चुनाव प्रचार में दम दिखाने का है, अपने पक्ष में माहौल बनाने का है। हर राजनीतिक पार्टी के लिए आगे के 13 दिन बेहद खास माने जाते हैं। 13 दिन का जादू ही जीत का पैमाना तय करेगा। गुजरात के चुनावी मैदान बीजेपी और कांग्रेस लंबे वक्त से ताल ठोकती रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सबने अपने अपने दांव चले और दोनों ही पार्टियां की जोर आजमाइश ये बताती है कि किसी तरीके से दोनों गुजरात में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ना चाहती है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है। पिछले 27 सालों से हर चुनाव में कांग्रेस कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से गुजरात के लोगों का भरोसा जीता जाए। शहरी इलाकों से ज्यादा उम्मीद नहीं होती। इसी वजह से इस बार कांग्रेस का फोकस पूरी तरीके से ग्रामीण गुजरात पर है। गुजरात के ट्राइबल बेल्ट से कांग्रेस जोर लगा रही है, हाथ की मजबूती के साथ कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश खुद को गुजरात में खड़ा करने की है। दिल्ली में जो दिक्कत बीजेपी पैदा करती है उस पर नकेल कसने की तैयारी है। गुजरात में जितनी बड़ी जीत, राष्ट्रीय राजनीति में उतनी ही मजबूत पहचान और इसी मंत्र के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जोर जीत के स्कोर पर है। जीत का स्कोर कुछ और हो जाए, इसी के इर्द गिर्द दोनों पार्टियों की तैयारी दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी विजय की नहीं, महाविजय की लग रही है। बीजेपी ने जैसी शुरुआत आज से की है, सोचने पर मजबूर करती है। कुछ इसी ओर इशारा कर रही है कि गुजरात विजय को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती। बीजेपी ने से महाविजय की तैयारी की शुरुआत कर दी है। बीजेपी जीत के स्कोर के रिकॉर्ड लेवल पर ले जाने में जुट गई है और दो मुद्दों ने बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा परेशान किया। पहला मुद्दा पाटीदार आंदोलन का था, जिसका असर बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हार्दिक पटेल अब खुद भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी की टिकट पर चुनाव के भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जीएसटी और नोटबंदी का मुद्दा था। दोनों ही मुद्दों ने गुजरात के कारोबारियों को झकझोर कर रख दिया था। गुजरात जैसे स्टेट में दोनों ही मुद्दों का खौफ था, जिसने बीजेपी को पिछले चुनाव में काफी ज्यादा ढलाया था और बीजेपी के खिलाफ हवा नहीं, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड का आंकड़ा हासिल किया। इस बार ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिखा। मोरवी की घटना को लोग हादसा मानते दिखे। विपक्ष कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन मोरवी बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए, अभी तक ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी चरम पर नजर आ रही है, बीजेपी के ब्रांड मोदी की चमक दिख रही है। क्यों ना बड़ा किया जाए, क्यों ना विजय को महाविजय बनाया जाए। और बीजेपी की कुछ ऐसी ही सोच दिखती है। मैं आपको बीजेपी के महाविजय के बारे के मेगा प्लान के बारे में बताना चाहता हूं। पार्टी ने गुजरात की जीत को बड़ा करने के लिए राज्य के चारों दिशाओं में मोर्चाबंदी कर दी। जातीय और भौगोलिक समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए राज्य की 182 सीटों पर 4 हिस्सों में बांटा। ये 4 हिस्से हैं: सौराष्ट्र, उत्तर पश्चिम मध्य क्षेत्र, सौराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में राजस्थान और मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के नेताओं की तैनाती की गई है। गुजरात के चारों क्षेत्रों के प्रभारी, राज्यों के मंत्री, विधायक,
पूर्व विधायक की ड्यूटी लगाई गई है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मध्य प्रदेश गुजरात के जिलों की 37 सीटों पर एमपी बीजेपी की फोर्स तैनात। आदिवासी बहुल इलाकों सीटों पर एमपी के 2 नेताओं की तैनाती की गई है। उत्तर गुजरात के 9 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर प्रवासी राजस्थानियों की संख्या की अच्छी खासी। गुजरात के 18 में से 20% वोटर ऐसे हैं जो राजस्थानी हैं या फिर जिसका राजस्थान से सामाजिक कारोबारी कनेक्शन रहा है। ऐसे मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने राजस्थान के बड़े नेताओं की फौज तैनाती कर दी। अब मैं आपको बीजेपी का पूरा प्लान बताना चाहता हूं, जिसकी कार्ड फिलहाल किसी भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल के पास अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी ने आज से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की शुरुआत कर दी है, तेज चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने देश भर के अपने दिग्गज नेताओं की फौज पर गुजरात में उतार दी है। सिर्फ एक दिन में बीजेपी के गुजरात के 89 विधानसभा क्षेत्रों में रैली की। इसकी कमान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली। एक दिन में 89 विधानसभा इलाकों में रैलियां करने का रिकॉर्ड भी केंद्रीय मंत्रियों ने बना लिया है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री, 6 दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने एक दिन में 46 विधानसभा सीटों को कवर किया है, जबकि राज्य के नेता बाकी के सीटों पर मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़े नाम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट में नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। सभी को 3 से 4 रैलियों का टारगेट दिया गया है। मुख्यमंत्री की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा पहले चरण की वोटिंग के लिए बीजेपी ने धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक नजर आ रही है। अपने विजय अभियान को महाविजय बनाने के मोड में लाती दिखाई दे रही है। जीत का इतिहास रचने के लिए पार्टी ने ऐसा चक्रव्यूह है जिसको तोड़ पाना विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने राज्य में अपनी पूरी ताकत पार्टी पर झोंक दी है। आज इसकी दमदार झलक देखने को मिली है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चे पर डटे दिखे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवसारी, अंकेश्वर और राजकोट में माहौल बनाते हुए नजर आए। बीजेपी के विकास के मॉडल की जीत करते दिखाई दिए। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दोहराते नजर आए। नवसारी में उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। ऐसी धरती जो परिवर्तन की गंगोत्री रही हो, जो देश में राजनीति को एक नया आयाम देने वाली गंगोत्री रही हो, ऐसी धरती पर मुझे आने का मौका मिले और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हों, तो मुझे ये सौभाग्य मिलता है कि हम यहां गुजरात में उस पवित्र धरती पर आए हैं जिसने देश को एक नई दिशा और दशा को सुधारने में काम किया। इसलिए मित्रों, हम यह भी कह सकते हैं कि विकास की दृष्टि से गुजरात ने देश ही नहीं दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है। आज जब हम विकास के मॉडल की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम होता है गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल का मतलब होता है विकास, विकास और विकास। और विकास किसका? सबका। बड़ी बड़े पार्टियों ने सरकार को दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल आए उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसीलिए अगर मैं आदिवासी भाइयों के बारे में चर्चा करूं यहां नवसारी में आकर के, तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितना आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र की सरकार मोदी जी ने किया और यहां गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया, यह मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं। क्यों भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार में इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि सोच छोटी थी, संकुचित थी। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ कहने के लिए नहीं था। अगर हमने अनुसूचित जाति से भी राष्ट्रपति बनाया तो पहली बार अनुसूचित जनजाति का भी, और वह भी महिला राष्ट्रपति बना करके महिलाओं को भी शामिल किया। एक साथ महिलाओं को, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अपना कीमती वोट जब देना है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं सिर्फ आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे उन सारी नीतियों पर मुहर लगाने आया हूं जिसने देश की तस्वीर और तकदीर बदली। और गुजरात चुनाव में बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की कमजोर कही जाने वाली सीटों पर हवा बनाते दिखे। शुक्रवार को गुजरात का सियासी माहौल गर्माते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे मुश्किल मोर्चे पर दिखे। मोरबी में हवा का रुख बदलते दिखे। मोरबी में सीएम योगी ने सबसे पहले रामकिशन की धरती से अपना रिश्ता बताया। मोरबी हादसे पर दुख जताया, G20 का जिक्र किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को गिनाया, उनकी तारीफ की। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में जाकर गुजरातियों के बीच क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ का पावन धाम का प्रदेश है। मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद जिस प्रदेश में निरंतर बना रहता है, और उस प्रदेश की धरती से आज मुझे भगवान कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पावन गुजरात की धरती में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अभिवादन करता हूं। विगत दिनों मोरबी में हुई दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को, निकट संबंधियों को खोया है, उन सब के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन सभी काल कलवित हुए दिवंगत जनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है, पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। अभी आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 1 वर्ष तक G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है। वे लोग किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, दुनिया की सुख समृद्धि
और शांति के लिए ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और यह पूरे देश के लिए, हर गुजरातवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज मोर्चे पर डटे दिखाई दिए। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। गुजरात के लोगों को राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से सावधान रहने की नसीहत दी। गुजरात में लहला रही विकास की फसल इनके आने से खराब हो सकती है, लोगों को आगाह किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहते हैं। दीकरा अने दीकरीओना मामा छू तेम गुजरातना दीकरा अने दीकरी ओनो पण मामा छू। केम छो? केम छे? 2014 के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मौनी बाबा थे, बोलते नहीं थे। वो नहीं बोलते थे, माँ बाप बेटे बोलते थे। और दुनिया में अगर हम कहीं जाते थे तो भारत का कोई मान सम्मान ही नहीं था। कहां से आए? इंडिया से आए। करप्शन के मामले में जाना जाता था। करप्शन क्राइम कमीशन, ये पहचान बनाई थी कांग्रेस ने। कोई मान सम्मान हमारा नहीं था। वो तब का भारत था। और आज 14 से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं, भारत में अपनी सरकार है बीजेपी की। आज दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन केजरीवाल बबूल के पेड़ हैं, केवल कांटे मिलेंगे, कांटे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। और राहुल बाबा खरपतवार हैं, खेत में हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, फसल के बीच में पैदा हो जाता है जिसको उखाड़ना पड़ता है बाद में। नींदा, ये नींदा अपने विकास की फसल ही खराब कर देगा भाई। और नींदा के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रद्युम्न जी इसलिए निकल लिए वहां से। और केवल यही नहीं निकले, गुजरात में भी अच्छे अच्छे कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भी हमारे साथ आ गया। 1.25 साल आ गई थी कांग्रेस की सरकार। जनता ऐसी त्राही त्राही कर रही थी, मामा जल्दी आ जाओ, मामा जल्दी आ जाओ, मामा जल्दी आ जाओ। हमने कुछ नहीं किया। प्रद्युम्न जी, ज्योतिरादित्य जी, उनकी पूरी टीम जब प्रदेश का विनाश किया तो छोड़ छाड़ के आ गई कि हम तो मामा के संग चले। और जैसे आप जीते उपचुनाव में, वैसे ही जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मैंने सरकार बनाई थी, जनता ने 50-50, 60-60 हजार वोटों से जिता के कांग्रेस को धूल धूस। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज अलग ही मूड में नजर आए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कंच के गांधी धाम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री ने गुजरात की जनता को जीत का कौन सा मंत्र दिया है। आप खुद सुनिए, देखिए और समझिए कि एक एक साथ कई मुख्यमंत्री इस समय गुजरात में जीत का माहौल बनाने में लगे। देश में गुजरात का कंट्रीब्यूशन नहीं था, देश में कि मराठियों का कंट्रीब्यूशन नहीं था, देश में क्या बंगाली का कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन देश का मतलब खाली गांधी एंड गांधी। एक कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, वो बोला करता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इतना तक वो लोग का दुस्साहस करने के लिए चल पड़ा। लेकिन आज जब केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा बना, देश में जब राष्ट्रीय एकता के लिए वल्लभ भाई पटेल जी का के लिए स्मरण के लिए हमारा यूनिटी रन मोदी जी ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे देश में ये भ्रम टूटा। देश को मालूम हुआ कि गुजरात का वो सपोर्ट ने देश के लिए कितना बड़ा अवदान रख के दिया था। लेकिन ये हिस्ट्री
गुजरात का वो जो गौरव गाथा है, ये कांग्रेस ने कभी स्वीकृति नहीं दिया था। कारण क्या है? उनको मालूम है जब गुजरात का नाम आएगा, वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा, कहीं ना कहीं गांधी परिवार धीमा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी भी देश का गौरवशाली इतिहास का साथ जान पहचान नहीं करवाया। आज आप देखिए, अभी चुनाव हो रहा है। जब लास्ट टाइम चुनाव हो रहा था, राहुल गांधी गुजरात का मंदिर में गया था, तिलक लगाया था। आज कहां है? चुनाव गुजरात में है और वो पैदल यात्रा कर रहा है साउथ इंडिया में। मतलब वो तो सरेंडर कर चुका है कि नहीं होगा? सरेंडर कर दिया, नहीं होगा। और सचमुच ये आज गुजरात चुनाव में कांग्रेस का जो हाल होगा, 2026 में सारे देश में कांग्रेस का वो हाल होने वाला है। भाइयों और बहनों, आप लोग सोचिए, अगर कांग्रेस का शासन होता था, क्या अयोध्या में राम मंदिर होता था? आप लोग एक बार सोचिए, देश से तो मुगल चला गया, लेकिन हर बार बाबरी मस्जिद, राम मंदिर। अरे भगवान राम और बाबर कोई कंपैरिजन होता है? कांग्रेस का समय में नाम आता है राम मंदिर, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। अरे कहां भगवान राम है और कहां वो आक्रांत का बाबर है? कैसे? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मागनी में मोर्चा थामा। गुजरात के लोगों से कैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तराश कर तैयार किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। गुजरात को विकास की राह पर बढ़ाने वाले पीएम मोदी आज देश को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गुजरात पर गर्व ज्यादा रहा है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। मित्रों, नरेंद्र भाई के आने के बाद प्रदेश में ही नहीं, देश भर में दुगने से ज्यादा डॉक्टर बनने शुरू हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल में किया, नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल में किया, वो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई थी। ये गुजरात की धरती की ताकत है और मैं तो इस धरती को नमन करना चाहता हूं। आज जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस गुजरात राज्य में खड़ा हूं, आजादी के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए तो गुजरात की धरती से आए। देश के पहले गृह मंत्री जिन्होंने 553 रियासतों को इकट्ठा करके मजबूत भारत को जन्म दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए तो गुजरात की धरती से आए। दयानंद सरस्वती आए तो गुजरात की धरती से आए। और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी आए तो भी गुजरात की धरती से आए। मैं तो पहाड़ों से हूं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हूं, 4 बार का लोकसभा का सांसद हूं। मेरे दादा फौजी थे, मेरे दादा के पिता फौजी थे, उससे पहले भी ऐसे ही करते रहे। और मैं आज भी 4 बार सांसद बनने के बाद टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज ऐसे गुजरात नंबर 1 नहीं बन गया पूरे देश भर में। ये 32 साल जो गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने के दिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का काम किया है। गुजरात मॉडल की चर्चा दुनिया भर में होती है। अरे आपने तो नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आपको क्या पता था, आप अपने बीच में से गरीब मां के बेटे को इतना तराश रहे हो जो आज भारत का ही नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर उभरा है। गर्व होना चाहिए हर गुजराती। और गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है। इससे पहले सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी के साथ जुट गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने अंदाज में जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद बीजेपी ने आज जता दिया कि गुजरात की जीत का रिकॉर्ड लेवल ले जाने पर पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अपने विजय को महाविजय बदलने की पूरी ताकत झोंक दी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे आपसे होगी मुलाकात।